Dear students, a very warm welcome to all of you in my today's lecture of Business Statistics. In today's lecture, we will discuss upon the topic types of diagrams. यानी कि आज के लेक्चर में हम डायग्राम्स के डिफरेंट टाइप्स को डिस्कस करेंगे। कन्वीनियंस और सिंप्लिसिटी को ध्यान में रखते हुए हम डायग्राम्स को कुछ पर्टिकुलर हाइट्स में यहाँ डिवाइड कर सकते हैं। द वेरी फर्स्ट वन इज द वन डायमेंशनल डायग्राम, जैसे कि बार डायग्राम्स। सेकेंड वन इज द टू डायमेंशनल डायग्राम्स, जैसे कि रेक्टेंगल्स, स्क्वायर्स, सर्कल्स। थर्ड वन इज द थ्री डायमेंशनल डायग्राम्स, फॉर एग्जांपल क्यूब्स, सिलेंडर्स, स्फीयर्स। और फोर्थ कैटेगरी इज द पिक्टोग्राम्स एंड कार्डोग्राम्स। तो आज के लेक्चर में हम सबसे पहले तो वन डायमेंशनल डायग्राम्स यानी कि बार डायग्राम्स को डिस्कस करेंगे। क्या मतलब होता है बार डायग्राम्स का? अ बार इज अ थिक लाइन whose width is shown merely for attention. They are called one dimensional because it is only the length of the bar that matters and not the width. When the number of items is large, lines may be drawn instead of bars to economize space. तो बार का मतलब होता है एक वो पर्टिकुलर थिक लाइन जिसकी विड्थ को डेटा को रिप्रेजेंट करते समय प्रॉपर अटेंशन नहीं दी जाती है, केवल उसकी जो लेंथ है वो मायने रखती है। लेंथ को प्रॉपरली फोकस किया जाता है, विड्थ का इसमें कोई भी मतलब नहीं होता है। इनको वन डायमेंशनल क्यों कहा जाता है? क्योंकि केवल बार की जो लेंथ है उसके बेसिस पर डेटा को डिफाइन किया जाता है, ना कि उसकी विड्थ के बेसिस पर। इसी वजह से इसको हम वन डायमेंशनल या फिर बार डायग्राम का नाम देते हैं। अब मान लीजिए कि अगर नंबर ऑफ आइटम्स बहुत ज़्यादा दे रखे हैं, जैसे आपको एक ही डायग्राम में रिप्रेजेंट करना है, तो आप थिक लाइन की जगह पर लाइंस को भी ड्रॉ कर सकते हो, जिससे कि आप स्पेस को प्रॉपरली इकोनोमाइज कर सको और कम से कम स्पेस में आप ज़्यादा से ज़्यादा फिगर्स को एक साथ रिप्रेजेंट कर सको। इनको यूज़ क्यों किया जाता है? इनके कुछ स्पेशल मेरिट्स हैं जिसकी वजह से मोस्टली बार डायग्राम्स को फोकस किया जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। क्या क्या रीजन है इसके? दे आर रीडली अंडरस्टूड इवन बाय दोज हु आर नॉट चार्ट माइंडेड। सबसे बड़ी बात क्या है कि जो बार डायग्राम्स हैं उनको वो भी समझ सकते हैं जो स्टैटिस्टिक्स के ABCD के बारे में नहीं जानते हैं। जिन्हें स्टैटिस्टिक्स की ABCD नहीं पता है, जो चार्ट माइंडेड नहीं है, वो भी आसानी से वन डायमेंशनल या फिर बार डायग्राम्स को समझ सकते हैं। सेकेंड वन इज द दे आर सिंपलेस्ट एंड इजिएस्ट टू मेक। इनको कंस्ट्रक्ट करना बहुत ज़्यादा आसान होता है और बहुत ज़्यादा सिंपल भी हो सकता है। एक लेमैन भी इसको आसानी से ड्रॉ कर सकता है। नेक्स्ट वन इज द A large number of items may be compared through bar diagrams. जब हम लार्ज नंबर ऑफ आइटम्स की बात करते हैं और हमें अगर कोई पर्टिकुलर डायग्राम है जिसके बेसिस पर इनको एक ही डायग्राम में रिप्रेजेंट करना है, तो वो है केवल और केवल बार डायग्राम। और फिर अगर इनको कंपेयर करना हो तो कंपेयर भी हम बार डायग्राम के बेसिस पर कर सकते हैं, वो भी आसानी से। ओके, नाउ वी विल डिस्कस हियर अबाउट द टाइप्स ऑफ बार डायग्राम्स। अब बार डायग्राम्स के कौन कौन से टाइप्स होते हैं, तो यहाँ पर मैंने 5 मेन टाइप्स डिस्कस किए हैं इसके। द वेरी फर्स्ट वन इज द सिंपल बार डायग्राम, सेकेंड वन इज द सब डिवाइडेड बार डायग्राम, थर्ड वन इज द मल्टीपल बार डायग्राम्स, फोर्थ वन इज द परसेंटेज बार डायग्राम्स एंड द लास्ट वन इज द डेविएशन बार्स। तो ये कुल मिला के 5 टाइप्स होते हैं बार डायग्राम के रिलेशन में। तो सबसे पहले बात करेंगे हम अबाउट द सिंपल बार डायग्राम। क्या होता है सिंपल बार डायग्राम? A simple bar diagram is used to represent only one variable। यानी कि जब हमें केवल और केवल एक सिंगल वेरिएबल को रिप्रेजेंट करना होता है, तो इस सिंगल वेरिएबल को रिप्रेजेंट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से हम सिंपल बार डायग्राम का यूज करते हैं। जैसे कि सेल्स की फिगर हैं, प्रोडक्शन की फिगर्स हैं, पॉपुलेशन की फिगर्स हैं, या कोई भी सिंगल वेरिएबल है उसकी फिगर्स को हमें रिप्रेजेंट करना हो, तो उसके लिए हम सिंपल बार डायग्राम को फोकस करते हैं। अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है सिंपल बार डायग्राम्स। मोस्टली सिंपल बार डायग्राम्स के बेसिस पर फिगर्स को या सिंगल वेरिएबल की फिगर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है। अब ये 2 टाइप के हो सकते हैं, या तो वर्टिकल या फिर हॉरिजॉन्टल। लेकिन अगर प्रैक्टिस की बात करी जाए तो प्रैक्टिस में वर्टिकल बार्स को सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है, क्योंकि ये एक प्रॉपर मीनिंग प्रोवाइड करते हैं। मीनिंग के साथ साथ ये आसानी से समझे भी जा सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल क्रिएट करा है। इस एग्जाम्पल में यहाँ आप देख रहे हैं कि मैंने डिफरेंट कंट्रीज को रिप्रेजेंट किया है और उनकी पर 1000 के पॉइंट ऑफ व्यू से बर्थ रेट को डिफाइन किया है। तो यहाँ पर मैंने 6 कंट्रीज को काउंट किया है। कौन कौन सी है वो? इंडिया, जर्मनी, UK,
चाइना, न्यूजीलैंड एंड स्वीडन। इन 5 कंट्रीज़ के रिलेशन में इनकी बर्थ रेट पर 1000 ऑफ के बेसिस पर रिप्रेजेंट किया हुआ है। या मैंने बाई एक्सेस पर बर्थ रेट को डिफाइन करा है, 10, 20, 30, 40 का स्केल लिया है, ठीक है। जैसे कि इंडिया की बात करी जाए तो इंडिया के लिए मैंने 30 बर्थ रेट 30,000 को शो करा है, जर्मनी के लिए 15 को, यूके के लिए 20,000 को, चाइना के लिए 40,000, न्यूजीलैंड के लिए 35,000, स्वीडन के लिए 10,000। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर बार डायग्राम को रिप्रेजेंट करा है, जहाँ इसकी लेंथ तो डेटा को प्रॉपर्ली डिफाइन कर रही है, लेकिन विड्थ केवल और केवल शो करने के पॉइंट ऑफ व्यू से है, विड्थ का कोई भी पर्टिकुलर और मीनिंग नहीं है। तो ये एक बार को डिफाइन कर रहे हैं सब, और बार के बेसिस पर मैं डेटा को प्रॉपर्ली डिफाइन कर रहा हूँ, इसी वजह से इसको हम सिंपल बार डायग्राम का नाम देते हैं। और यहाँ केवल और केवल हम एक सिंगल वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और वो वेरिएबल क्या है, वो है बर्थ रेट पर 1000 ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। इसी वजह से इसको हम सिंपल बार डायग्राम की कैटेगरी में रखते हैं। एग्जाम्पल क्लियर हो गया? ओके, नाउ वी कम टू द सेकेंड टाइप ऑफ बार डायग्राम एंड दिस इज द सब डिवाइडेड बार डायग्राम। क्या मतलब है सब डिवाइडेड बार डायग्राम का? इन अ सब डिवाइडेड बार डायग्राम ईच बार रिप्रेजेंटिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ अ गिवन फिनोमिना is further subdivided in its various components. Each component occupies a part of the bar proportional to its share in the total. तो यहाँ एक सिंगल बार डायग्राम को क्या करा जाता है, डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, इसी वजह से इसको हम सब डिवाइडेड बार डायग्राम का नाम देते हैं। और जो हर एक सब डिवाइडेड बार डायग्राम है वो क्या करता है, एक गिवन फिनोमिना के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है, जिसको हम वेरियस कंपोनेंट्स में सब डिवाइड कर देते हैं। और जो हर एक कंपोनेंट है वो क्या करता है, जो इसका टोटल में शेयर है उसको प्रॉपरली डिफाइन करता है। जितना उसका शेयर है टोटल में उसको वो डिफाइन करेगा, और इस तरीके से हम सब डिवाइडेड बार डायग्राम को ड्रॉ कर सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ एग्जाम्पल में देख सकते हैं, यहाँ मैंने क्या करा है, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज को डिफाइन करा है इन डिफरेंट कंपनीज फ्रॉम 2019 टू 20। तो आप देख रहे हैं कंपनी एक्स एक्सेस पर मैंने कंपनी ए, कंपनी बी, कंपनी सी, कंपनी डी, कंपनी ई और कंपनी एफ को रिप्रेजेंट किया है। अब यहाँ मैंने एम्प्लॉयज़ को मेल और फीमेल में डिवाइड करा है, ठीक है। अब बाई एक्सेस पर मैंने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ को हंड्रेड्स में रिप्रेजेंट करा है। जैसे 10 है तो 1000 हो गया, 20 है तो 2000 हो गया, 30 है तो 3000 हो गया, 40 40,000, 55,000, 66,000, 77,000 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस स्केल को फोकस करते हुए मैंने एम्प्लॉयज़ को मेल और फीमेल में सब डिवाइड कर दिया है, और इसको सब डिवाइडेड बार डायग्राम के बेसिस पर शो करा है। जैसा कि कंपनी ए की बात करते हैं तो कंपनी ए में जो टोटल वैल्यू है वो कितनी है, दैट इज इक्वल टू 70, ठीक है। अब इसमें मेल कितने हैं, 30 और फीमेल मेल कितने हैं 40 और फीमेल कितने हैं 30, क्योंकि फीमेल को मैंने शेडेड एरिया से रिप्रेजेंट किया है, जबकि जो मेल है उसको मैंने ब्लैंक पोर्शन से रिप्रेजेंट करा है कंप्लीट बार डायग्राम में, ठीक है। ऐसे कंपनी बी की बात करते हैं तो कंपनी बी में भी फीमेल्स हैं 20 और मेल्स हैं 40, और टोटल कितने होगा इसके 60 एम्प्लॉइज। ऐसे ही कंपनी सी की बात करते हैं, कंपनी सी में फीमेल कितने हैं, फीमेल हैं 15 और मेल कितने हैं 35, टोटल कितने होगा इसके ना, टोटल हो गए 50। ऐसे ही कंपनी डी की बात करते हैं, कंपनी डी में फीमेल भी 20 और मेल भी 20, टोटल है इसके 40। ऐसे कंपनी ई की बात करते हैं, कंपनी ई में फीमेल है 25 और मेल है 45, टोटल हो गए दैट इज इक्वल टू 70। ऐसी कंपनी एफ की बात करते हैं, इसमें फीमेल है 10 और मेल है 30, टोटल हो गए 40। तो इस तरीके से आप सब डिवाइडेड बार डायग्राम को प्रॉपर्ली रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। अब हम बात करते हैं थर्ड टाइप की। द थर्ड टाइप इज द मल्टीपल बार्स। मल्टीपल बार्स का मतलब क्या है, इन अ मल्टीपल बार डायग्राम 2 or more sets of interrelated data are represented. This technique of drawing is same here as that of simple bar diagram. The only difference is that since more than one event is represented, different sets, colors, dots or crosses are used to distinguish between the bars. तो multiple bars का मतलब क्या होगा, जो इंटर रिलेटेड डेटा है इसके 2 या 2 से ज़्यादा सेट्स को हम एक साथ रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। यहाँ जो टेक्निक है मल्टीपल बार्स को ड्रॉ करने की वो वैसी ही है जैसे कि सिंपल बार डायग्राम की है। बस होता क्या है, जो बार्स हैं इंटर रिलेटेड डेटा के रेफरेंस में उनकी क्वांटिटी या उनके नंबर्स इंक्रीज हो जाते हैं, और हम क्या करते हैं एक साथ एक से ज़्यादा इवेंट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
और उन्हें रिप्रेजेंट करने के लिए हम डिफरेंट सेट्स का, डिफरेंट कलर्स का, डिफरेंट डॉट्स का या फिर क्रॉसेस का यूज करते हैं, जिससे कि उनको एक दूसरे से प्रॉपर्ली डिफरेंशिएट किया जा सके। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं इसका। यहाँ देखिए डायग्राम में मैंने एक पर्टिकुलर कंपनी के रेफरेंस में 2015 से लेकर 2018 तक सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट को एक साथ रिप्रेजेंट किया है। 3 आइटम्स हैं यहाँ पर, एक तो सेल्स है, दूसरा ग्रॉस प्रॉफिट है और तीसरा नेट प्रॉफिट है। यहाँ मैंने सेल्स को ब्लैंक बार से रिप्रेजेंट किया है, ग्रॉस प्रॉफिट को डॉटेड से रिप्रेजेंट किया है और नेट प्रॉफिट को मैंने शेडेड एरिया से रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, तो ईयर दे रखे यहाँ पर एक्स एक्सेस पर देखिए 2015, 2016, 2017 और 2018, और ऐसी वाई एक्सेस पर मैंने थाउजेंड्स के फॉर्म में फिगर्स को रिप्रेजेंट किया है 20, 40, 60, 80 अप टू डैश 160 तक। तो यहाँ आप देख रहे हैं, पहले हम बात करते हैं 2015 की। 2015 में कंपनी की सेल्स रही 120, जबकि उसका ग्रॉस प्रॉफिट रहा 40 और नेट प्रॉफिट रहा 20। तो इसको मैंने एक साथ रिप्रेजेंट किया है। तो बहुत सारे बार्स मैंने एक साथ रिप्रेजेंट किए हैं, इसी वजह से इसको हम मल्टीपल बार डायग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे देखिए सेकेंड वन 2016 की देखिए फिगर है ना, यहाँ जो सेल्स है वो कितनी है 130, ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, ग्रॉस प्रॉफिट है यहाँ पर 50 और जो नेट प्रॉफिट है दैट इज इक्वल टू 30। ऐसे 2017 में बात करते हैं तो 2017 में जो आपका सेल्स है वो 140, जो ग्रॉस प्रॉफिट है दैट इज 50 और नेट प्रॉफिट है 30। एज ए 2018 की बात करते हैं, 2018 में जो सेल्स है वो 150, जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो 60 और जो नेट प्रॉफिट है दैट इज 40। तो इस तरीके से यहाँ आप क्या कह सकते हो, जो इंटर रिलेटेड डेटा है उसको इस पर्टिकुलर बार डायग्राम के बेसिस पर या मल्टीपल बार डायग्राम के बेसिस पर प्रॉपर्ली रिप्रेजेंट कर सकते हो। पॉइंट है इसके लिए। चलिए अब बात करते हैं हम नेक्स्ट वन की। नेक्स्ट वन इज द परसेंटेज बार्स। क्या होते हैं परसेंटेज बार्स? When such diagrams are prepared, the length of the bars is kept equal to 100 and segments are cut in these bars to represent the component of an aggregate. तो यहाँ पे जो आपको वैल्यू दे रखी हो तो उसको आपको परसेंटेज टर्म्स में डिफाइन करते हो और जितने भी बार्स होते हैं वो इक्वल साइज के होते हैं, उनको सबको 100 पर मेंटेन कर लेते हैं। अब जो फिगर्स दे रखी हैं इंडिविजुअल बेसिस पर, जैसे हमने सब डिवाइडेड बार डायग्राम को फॉलो किया था वैसे ही हम परसेंटेज बार डायग्राम को फॉलो करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम जो कंपोनेंट्स सब कंपोनेंट्स बनाएंगे एक बार के, उनको हम परसेंटेज के टर्म्स में डिफाइन करते हुए फॉलो करते हैं। इसी वजह से इसको हम परसेंटेज बार्स का नाम देखते हैं। क्लियर हो गया? और लास्ट है इसके अंदर दैट इज नोन एज द डेविएशन बार्स। डेविएशन बार्स क्या होते हैं? दे जब हमें नेट क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करना होता है तो नेट क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने के रेफरेंस में हम इन पर्टिकुलर बार्स का यूज करते हैं। अब नेट क्वांटिटीज या तो एक्सेस में होंगी या फिर वो डेफिसिट में होंगी, जैसे कि नेट प्रॉफिट, नेट लॉस, नेट एक्सपोर्ट, नेट इंपोर्ट, ये सब क्या है? ये सब हैं नेट क्वांटिटीज। और इन नेट क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए हम डेविएशन बार्स का यूज करते हैं। तो ये जो बार्स होते हैं इनमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों टाइप की वैल्यूज इंक्लूडेड होती हैं। ठीक है, अगर नेट वैल्यू पॉजिटिव में है तो ये पॉजिटिव वैल्यू कहलाएगी, नेट वैल्यू नेगेटिव में है तो ये नेगेटिव वैल्यू कहलाएगी। जो पॉजिटिव वैल्यूज हैं इनको हम बेस लाइन के ऊपर शो करते हैं। तो यहाँ पर हम एक बेस लाइन बना लेते हैं, ठीक है, और जो पॉजिटिव वैल्यू है वो बेस लाइन के ऊपर रहती हैं और जो नेगेटिव वैल्यूज हैं उनको बेस लाइन के नीचे रखा जाता है। और इस तरीके से हम डेविएशन बार्स को प्रॉपर्ली ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, सो दीज ऑल आर द डिफरेंट टाइप्स और ऑफ बार डायग्राम. Next of the types of diagrams we will discuss in the next lecture. Okay, thank you.